जालिम ऐसा है जिसकी कोई अखलाकियात नहीं है। वो माँओं, बहनों, बेटियों किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं आपको बता रहा हूँ कि बस जो बोल भी रहे हैं ना मुल्क से बाहर, मैं जी, अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब हालात बेहतर हुए तो हम आपको अपनी-अपनी की सारी कहानी तब बताएँगे। बहुत सारे लोगों ने तो बता दी है सारी कहानियाँ कि हुँ, आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट से लेकर आपके फैमिली, आपके करीब-तरीन लोगों को यानी हर लिहाज से तकलीफ पहुँचाते हैं ये आपको, कि जब बीएलए वाले लोग आते हैं ना तो बलूचिस्तान के जो लोकल्स हैं ना, वो रेज़िस्ट नहीं करते। हुँ, लेकिन अगर फौजी गाड़ियाँ देखते हैं ना, तो उनकी आँखों में नफ़रत होती है। उनको मौका मिलता है तो उनको वो नारे भी लगाते हैं उनके खिलाफ। हुँ, जिस जगह पे ये सूरत-ए-हाल हो जाए ना, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला चला जाता है। मईशत ये खराब कर बैठे, इस्तेहकाम पूरे मुल्क में नहीं है। तो जब ये 2 चीज़ें हों ना जुड़ी हुई और फिर आप अदलिया भी खत्म कर दें, तो फिर जहाँ-जहाँ आग पहले से लगी होती है ना, वो आग बढ़ जाती है। हालात इनके कंट्रोल से निकल चुके हैं। बार-बार इनको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैं कहता हूँ जी मैं आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनें, कि चलें जी ये सारे रक़बे आपके हैं। लेकिन अगर मुल्क में गुर्बत जो अभी 50% है, ये 70-80% होगी तो आपके डीएचए के प्लॉटों की कीमत क्या रह जाएगी? एस्टर गोर और सलमान अकरम राजा लेड पीटीआई है ना, मैं ये कहूँगा कि 2008 से 2013 के दरमियान जो मुकमुका था ना नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये उससे बड़ा मुकमुका किए बैठे हैं यहाँ पे ये दोनों साहब जो नज़र आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि प्रो नून लीग जो साफ़ी हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये आपकी तो कोई गवर्नेंस नहीं है, आप तो ये आज़ाद कश्मीर में जो इश्यू चल रहा है, आप तो इसको टैकल करने में नाकाम हो गए हैं बिल्कुल। हुँ, बेबसी है नवाज शरीफ, अपनी बेबसी का रोना जो है वहाँ खड़े होके रोता रहा है और ये आपस में फिर से नूरा कुश्ती शुरू हो गई है क्योंकि पीटीआई ने बायकॉट कर दिया है, तो नून लीग ताबड़तोड़ हमले कर रही है पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी कर रही है ताबड़तोड़ हमले नून लीग पे और सेंटर में सारे इकट्ठे बैठ के मलाई खा रहे हैं। यानी पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हमारे जो कर्ता-धर्ता बैठे हुए हैं ना, इनको लगता है कि ये बहुत तेज़ हैं, बहुत चालाक हैं, ये ट्रम्प को भी बेवकूफ़ बना लेंगे, ये अरब हुक्मरानों को भी बना लेंगे और बनाते भी आए हैं बाय द वे। ये हुँ, हर किसी को आगे लगा के रखा है इन्होंने। ऐसे ही। लेकिन एक बात ये समझने से कासिर हैं कि जो आलमी ताकतें हैं ना, उनकी भी बड़ी गेम होती है। इंसान जितना मर्ज़ी चालाकियाँ करे, बिल आखिर अपने चालाकियों के घेरे में आ जाता है और मुझे लगता है कि इनके गिर्द ज़मीन अब तंग होना शुरू हो जाएगी। वो लोग जो राउंड अबाउट 80 की दहाई में पैदा हुए, सबसे ज़्यादा मार उन्होंने खाई है। हुँ, हुँ, जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा पाकिस्तान में अभी इस जद्दोजहद में शामिल ही नहीं हुए। मैं इंडियन बच्चों को देख रहा हूँ कि वो जानते हैं कि मसाइल क्या हैं। हमारी जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा को पता ही नहीं है कि मसाइल क्या हैं बेसिकली। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। आज 23 जुलाई जुमेरात का दिन और आपकी याद दहानी के लिए कि आज आसिम मुनीर की फस्तायत को 235 दिन हो गए हैं और पाकिस्तान में इमरान खान की सिचुएशन जू की त्यों है और वो अभी तक जेल में हैं, उनके बारे में कुछ नहीं हुआ कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई खबर नहीं है हमारे पास। लेकिन आज मैं जो गुफ्तगू करूँगा, आज मेरे साथ बड़ी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आप तमाम लोग जानते हैं। जो नहीं जानते 1-2 वो आज जान जाएँगे, बाकी जो है वो सारे तकरीबन जानते हैं उनको। अ, वेरी इंटरेस्टिंग और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि उनसे बात हो रही है, लोग उनको बड़े दो ज़ोर-ओ-शोर के साथ देखते भी हैं, सुनते भी हैं, हर जगह उनका ज़िक्र होता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू वक़ार मलिक। जी, अस्सलाम वालेकुम वक़ार। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक़ार आपका जो है ना, आपका जो बात करने का जोश-ओ-ख़रोश है, वो पहले तो ये बताइए वो कहाँ से लेते हैं? इतना इतना सारी एनर्जी कहाँ से आती है? असल में जब मैंने ये स्टार्ट किया तो 2018 के इलेक्शन होने वाले थे। अच्छा। तो उस टाइम एक कैंपेन चल रही थी मीडिया में बिल्कुल इसी तरह जैसे गोदी मीडिया इंडिया में करता है कि ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जैसे पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ और वजह इमरान खान है। हुँ, तो इलेक्शन से कोई 2-1 माह पहले मैं क्योंकि मीडिया को देखना शुरू हुआ इलेक्शन की वजह से बिल्डअप था, मुझे इतना शौक नहीं था पॉलिटिक्स का। इन्वॉल्व्ड मैं रहता था लेकिन इतना नहीं था। हुँ, तो मैंने देखा यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये चैनल भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ तो मैं एज़ एन एंटी सहाफ़ी जो है ना मैंने फिर ये लॉन्च किया काम कि लोग कहते हैं ना जी ये जर्नलिस्ट बन गया आके या हुँ, ऐसी बात करते हैं। हुँ, मैं एंटी जर्नलिस्ट बन के फिर आया इस फ़ील्ड में और शुरू में मैंने जितने भी बड़े-बड़े तुरम खान थे ना, सबके क्लिप निकाले, लगाए और उनका बताया कि यार ये यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं फैक्चुअली, ये यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, ये यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। हुँ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर वो जोश आ जाता था क्योंकि आप जब किसी के बारे में बात करते हैं और फिर जब जैसे-जैसे इस काम में इन्वॉल्व होता गया, पता चला यार ये तो हमारा मुल्क तो बिल्कुल ही बर्बाद हुआ हुआ है इधर तो, वो फिर जज़्बा ज़्यादा आ जाता है बंदे में बात करने का। हुँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ एक दफ़ा ना मेरी इमरान रियाज़ से बात हुई तो उनसे मैंने कहा जी मुझे कोई टिप दें। ये काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा जी जो आप हैं वो आप बात आप रियलिटी में भी ऑफ द कैमरा भी इसी तरह जोश में रहते हैं?
मैं रियलिटी में अगर बात होगी पाकिस्तान के हवाले से या स्ट्रिक्टली पॉलिटिक्स के हवाले से, तो यस, ऐसे ही हो जाएगा रियलिटी में भी। ये नहीं है कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने ऐसे होता हूँ। इस मामले में ऐसे ही हूँ, बल्कि मैं ज़्यादा जज़्बाती हो जाता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ख़ास तौर पे मेरे सामने ऐसे लोग आके दलाइल देना शुरू कर दें कि यार ये चीज़ तो ऐसे ही चलनी है, या ये वाला ठीक है, जो ठीक नहीं है उसको ठीक बोलें, तो वाक़ई मैं वहाँ भी जज़्बाती हो जाता हूँ ऐसे ही। अच्छा, ये आपने जब ये कहा कि लोग कहते हैं कि ऐसे ही ये चलेगा, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे जो है ना मुझे मुझे खुद ज़ाती तौर पे बड़ा खटकती है। इस पे ज़रा बताएँ ये क्या क्या मेंटालिटी है? ये हमारे दिमागों में क्यों डालते हैं कि ऐसे ही चलेगा? ये खौफ है इनका, डर है इनका या हम अपने दिमागों में खुद ही डाल रहे हैं कि ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाह रहे हैं? इस पे ये ऐसे ही चलेगा वाली क्या स्टोरी है? नहीं, अब किसी ने क्या हमारे दिमाग में डाली, हमारे घरों में यही बात की जाती थी कि पाकिस्तान तो कभी नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलना है इसने। हाँ। तो ये तो एक रूटीन है हम सब की, जिससे भी बात करें। मैंने जब ये काम शुरू किया तो मुझे मेरी अपनी फैमिली के लोग, "ये किस काम में पड़ गए हो? ये क्या बातें कर रहे हो?" मतलब सबने तकरीबन हुँ। वन टू ऑल, मेरे मेरे जो दोस्त थे, बचपन के दोस्त, वो कह रहे हैं, "आप यार किस काम में पड़ गए हो आप?" तो यही था कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात है, कुछ बदलना नहीं है, इस मुल्क में ऐसे ही चलना है सब कुछ। कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये एक सोच है, और ये पहले दिन से है शायद। हमारा मोराल खत्म कर दिया गया, हमारा जो जज़्बा है वो तोड़ दिया गया पहले दिन से ही। पाकिस्तान क्योंकि पहले दिन से ही मकबूज़ा हो गया, तो मेरे ख़्याल में कि वो एक सोच पिनपने नहीं दी गई जो आज़ाद ममालिक में होती है कि यार ये हमारे हकूक़ हैं और ये हमें मिलने चाहिए। नहीं, अपनी अपनी सच बोलने से क्यों घबराते हैं एज़ ए नेशन? हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि सच बोलने से हम घबराते हैं? अल्लाह का साथ है। देखें सच अल्लाह अल हक है, सच है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि सच और अल्लाह के 99 नामों में से सच है। तो सच के साथ जब खड़े होंगे तो उसका कोई अजर होगा। अम्र बिल मारूफ नही मुनकर का भी ज़िक्र है, हम मुसलमान भी हैं। फिर हमारे साथ क्यों ये प्रॉब्लम है कि सच के साथ खड़े होने से या ज़ालिम के सामने बोलने से क्यों डर रही है ये कौम? असल में मसला ये है कि ज़ालिम ऐसा है जिसकी कोई अखलाकियात नहीं है। वो माँओं, बहनों, बेटियों किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं आपको बता रहा हूँ कि बस जो बोल भी रहे हैं ना मुल्क से बाहर, मैं जी। अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब हालात बेहतर हुए तो हम आपको अपनी-अपनी की सारी कहानी तब बताएँगे। बहुत सारे लोगों ने तो बता दी है सारी कहानियाँ, हुँ। कि किस हद तक रिप्रेशन है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मैं पाकिस्तान में रहने वाले जो ख़ास तौर पे सहाफ़ी हैं या जो यूट्यूब पे काम करते हैं, मैं उनसे कोई ख़ास गिला नहीं करता कि यार तुम लोग इतना खुल के नहीं बोलते या इतना नाम नहीं लेते या कुछ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, यकीन मानें। मुल्क से बाहर रहते हुए ना ये आपकी नाक में दम कर देते हैं। ये हुँ। आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट से लेकर आपके फैमिली, आपके करीब तरीन लोगों को, यानी हर लिहाज से तकलीफ़ पहुँचाते हैं ये आपको। तो दुश्मन ऐसा है, यकीन मानें, इस कौम का कि उसकी कोई अखलाकियात नहीं है, तो फिर आगे बंदा क्या कर सकता है? हम किसी को क्या बुज़दिली का ताना दें? हुँ, हुँ। अच्छा अब इंडिया में अब देखें कि इंडिया हमारे साथ हमसाया है, हम हर बात में इंडिया की मिसाल देते हैं, लो जी इंडिया में देख लो फलाँ चीज़ हो गई, वो देखो ये इंडिया में फलाँ चीज़ हो गई। हमारे यहाँ जो अच्छाई हो तब भी, बुराई हो तब भी हम इंडिया की मिसाल देते हैं। अब इंडिया में जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं नौजवानों को, वो निकले हैं और वो इश्यू बेस्ड निकले हैं। उनके पास इश्यूज़ थे जिनके लिए वो निकले हैं और फिर उनको देखा-देखी उनके मीडिया के लोग हैं या फ़िल्म स्टार्स जिनके वो हम कहते हैं वो सारे के सारे उनके साथ बच्चों के साथ जाके खड़े हो गए। पाकिस्तान में 2 चीज़ें बताएँ, एक बताएँ कि हमारी जेन ज़ी का इश्यू क्या है और दूसरा ये बताएँ कि इमरान खान ने खुद अपने हाथों से जो बड़े किए हुए लाइक वसीम अकरम वगैरह हैं, ये सारे के सारे क्यों खामोश हैं इस वक़्त में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ, शायद आपने कभी सुनी ही हो, मैं क्योंकि बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान में ये लड़ाई जो है अभी सिर्फ़ मिलेनियल्स ने लड़ी है। वो लोग जो राउंड अबाउट 80 की दहाई में पैदा हुए, सबसे ज़्यादा मार उन्होंने खाई है। 80 से लेकर 95-96 तक जो लोग पैदा हुए हैं ना, आप 9 मई के भी देख लें तो आपको सबसे ज़्यादा जो जेल में नौजवान गया है ना, वो इसी एज ब्रैकेट में आपको नज़र आएगा। जिसने सबसे ज़्यादा मार खाई है इन 4 सालों में, वो यही एज ब्रैकेट है, ये मिलेनियल्स होते हैं। हुँ, हुँ। जेन ज़ी और जेन अल्फा पाकिस्तान में अभी इस जद्दोजहद में शामिल ही नहीं हुए। आपने ओके। वो ज़ुरान ममदानी का देखा कि एक उसने कॉलम लिखा, बड़ा मशहूर हो गया कि हुँ, इट्स हुँ। ओवर, और जेन ज़ी जो है वो छा गई है और ये वो। जेन ज़ी इस लड़ाई में अभी आई नहीं है। मैंने हुँ, कल एक वीडियो इस हवाले से उसमें बात भी की थी कि इंडिया को देख के, कि एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इंडियन यूथ में कि वो हमसे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। उन्हें अपने मसाइल का पता है, उन्हें वजह भी पता है अपने मसाइल की। पाकिस्तान में नौजवान बाहर निकल भी आएगा ना, आप उससे पूछेंगे क्या, तो वो सोच में पड़ जाएगा यार कि एक्चुअली क्या बात मैंने करनी है यहाँ पे। हुँ। मैं इंडियन बच्चों को देख रहा हूँ कि वो जानते हैं कि मसाइल क्या हैं। हमारी जेन ज़ी और जेन अल्फा को पता ही नहीं है कि मसाइल क्या हैं बेसिकली। अभी सिर्फ मिलेनियल्स लड़ रहे हैं। मेरे जैसे
जो एज के लोग हैं या हमसे बड़े तो लोग लड़ रहे हैं, हमसे जो यंगर जनरेशन है वो इस फाइट में आई नहीं है अभी तक। तो हमें इंतजार है कि वो आए, क्योंकि जो हम कर सकते थे, वो जितना हम कर सकते थे, वो कॉलेज और स्कूल के बच्चे उससे ज्यादा कर सकते हैं। वो अली से ही बात कर रहे थे कि 58 लाख बच्चा जो है वो कॉलेजेस वगैरह में है। इंडिया में ऐसे ही है ना, ये स्कूल कॉलेज के बच्चे बाहर आए ने मोदी की नाक में दम कर दिए। ये 58 लाख बच्चा अगर सड़कों पे आ जाता है और कहता है हमारा हक दो, कि आपका एक बजट जो है वो 3000 अरब तक जाता है, लेकिन हमारा एजुकेशन बजट आप 100 अरब का भी नहीं करते, यहीं पे निकल आए ना बाहर, ये अपना हक ही मांग लें कि यार हमें तालीम तो दो। बिल्कुल। लेकिन नहीं है ऐसा। तो पाकिस्तान में जेन जी और जेन अल्फा अभी शामिल ही नहीं है, और उसकी वजह है सोशल मीडिया और आराम तलबी की ख्वाहिश। आज की अच्छा, जनरेशन आराम तलब हो गई है बहुत ज्यादा, और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू है। आराम तौर पे से मतलब कि वो देखते हैं उधर टिकटॉक को लाइक शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि जिसमें बस हम बस हमारे आराम से अपने ठंडे कमरों में बैठ जाओ या पंखे के नीचे बैठ जाओ, फोन उठा लिया आपने और डूम स्क्रोलिंग जिसे कहते हैं, बस शुरू हो गए शुरू हो गए शुरू हो गए, कोई पता नहीं आपके कितने घंटे गुजर गए, और बस पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक छोटी-सी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान ने यमन को धमकी लगा दी है। यमन एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि 2 मुसलमान मुल्कों की लड़ाई हो और हम तो जाके सुलह कराएँगे ना, 2 भाई अगर लड़ पड़ेंगे फिर वो हम भी मुसलमान ही हैं। तो ये मुझे तो बड़ी सीरियस डेवलपमेंट लग रही है कि ये सऊदीया के कहने पे कह सकते हैं, या सऊदीया की साइड पे जाए, इनको 8 अरब डॉलर भी उन्होंने गलबन माँगे थे, वो पहले नहीं दिए गए थे। वो 8 अरब डॉलर के लिए उन्होंने ये किया। ये क्या किस तरह देखते हैं यमन के साथ पाकिस्तान का घुसना लड़ाई में कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें 2016 में एक चीज आई पाकिस्तान में, और इमरान खान ने इतना वेहेमेंटली उसको अपोज किया कि इमरान खान के खिलाफ हो गए अरब ममालिक के। ये क्या कह रहा है भाई, यमन में नहीं भेजनी फौज, आपने इनकार कर दो। फिर जैसे जैसे करके, शायद उस टाइम फौजी की आदत भी नहीं चाहती थी कि यमन में पाकिस्तान पंगे में पड़े, तो वो असेंबली में चला गया मामला, वरना कहाँ फौज असेंबली में जाने देती है बात को। वो हुँ, असेंबली में गया और बात जो है वो ये हुई कि जी नहीं, हमने फौज नहीं भेजनी। हुँ, हुँ, 8-10 साल गुजर गए हैं उस चीज को, और ये मुझे ऐसे कल की बात लगती है ये जो हुआ था। देखिए, एक तरफ इन्होंने $7.25 अरब का सऊदी अरब से तेल मांगा है, और जी, एक तरफ इन्होंने कहा है कि जो $8 अरब है डिपॉजिट, वो आप जब रिन्यू करें या जो भी है, वो 1% सूद पे आप करें। 3-2.5% हो गया या 3-4% सूद पे होगा अभी। तो एक तरफ वो सूद कम करवाना चाह रहे हैं, एक तरफ $7.25 अरब का तेल लेना चाह रहे हैं डिफर पेमेंट पे। हुँ, इसी के साथ अगर आप जोड़ें तो अमेरिका से भी $10 अरब मांग लिया है। माँग लिए। यानी तो गरीब हुँ, बात है, और इस पर आगे चल के अगर बात हुई तो कर लेंगे। यमन का जो मसला है, सऊदी अरब के लिए मेन हेडेक यही है पिछले 10-12 साल से। वो हुँ, इसी से नफरत आज़मा है। यही वजह है कि वो राइल शरीफ की क़यादत में जो वो फ़ौज बनी हुई है, अरब इत्तेहाद फ़ौज, जो अब जिसमें अकेली सऊदी अरब ही है समझें। ये हुँ, फ़ौज भी सिर्फ़ यमन के लिए बनी थी। तो यमन एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मेरी राय ये होगी और इस पे तज्ज़िया ये होगा कि ये जो पैसे बार-बार माँग रहे हैं, एक बार तो सऊदी अरब ने दे दिए हैं, लेकिन हुँ, सऊदी अरब, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है ये ऑफ़र इनकी देख के, और इन्होंने ये जो धमकी लगा दी है डायरेक्ट ही हूथियों को, हुँ, कि सऊदी अरब कहीं कुछ नालां है इनसे, कि देखो यार, ईरान बार-बार हमले कर रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे आगे से। तुमने तो कहा था कि आप पर हमला, हम पर हमला, हम पर हमला, आप पर हमला, फौजी भी भेज दिए, लेकिन तुम लोग हुँ, ने इंटरवीन नहीं किया। ठीक। मिसाइल आते हैं तो तुम्हारे जहाज उड़ते नहीं है हमारी एयर बेस पे खड़े हुए। तुम्हारे हुँ, फौजी हमारे दिफा के लिए कुछ हरकत करते नहीं है। तुम्हारा हुँ, कोई डिफेंस सिस्टम है नहीं जो रोके। हमें हुँ, खुद ही करना पड़ा है। मुझे हुँ, ऐसे लगता है कि कुछ नाराज़गी का इज़हार हुआ है, या कुछ इन्हें लगा कि शायद नाराज़गी है, क्योंकि जब इन्होंने डिफर पेमेंट पे तेल माँगा तो फौरी हाँ-ना नहीं हुई। इन्हें हुँ, ये लगा, परसीव किया इन्होंने कि शायद कोई नाराज़गी वाली बात है। तो इन्होंने फिर आगे बढ़ के, पता है ना आपको, ये हैं तो डेढ़ सयाने हैं ना। हाँ जी। हम ज़रा यमन के मामले में जब कहेंगे ना कि तुमने किसी भी जो है ना वो कमर्शियल वेसल को निशाना बनाया, तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे, वो जो धमकी लगा दी है इन्होंने प्रेस हुँ, रिलीज़ हुँ, में, हुँ, ये एक लिहाज से अपीज़ करने की कोशिश की गई है सऊदी क़यादत को। वरना हुँ, ये इनके तिलों में कितना तेल है ये हम जानते हैं, कि ईरान के मिसाइल जिनका अमेरिका के पास तोड़ नहीं है, नेतन्याहू के पास तोड़ नहीं है, वो अगर पाकिस्तान की तरफ उनका रुख हो गया तो हम तो बिल्कुल उनके बॉर्डर के साथ हैं, तो ये तो जीएचक्यू में आपको पता है कि सिर्फ रबल रह जाएगा। इसी तो तरह। ये तो पंगा नहीं कर सकते हुँ, डायरेक्ट ईरान के साथ। तो इसलिए फिर इन्होंने घूम फिर के ना कान दूसरी तरफ से पकड़ा है कि जाके हूथियों को धमकी लगाते हैं। हुँ, उधर से वो भी खुश हो जाएँगे, सऊदी बादशाह भी, और इधर हमारा भी काम निकलेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान जितना मर्ज़ी चालाकियाँ करे, बिल आखिर अपने चालाकियों के घेरे में आ जाता है, और मुझे लगता है कि इनके गिरद ज़मीन अब तंग होना शुरू हो जाएगी।
क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है कि पाकिस्तान अगर जंग में घुसता है तीसरे मुल्क में, ये कोई इजी चीज़ तो नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। एक पाकिस्तान पॉइंट मैं क्या ये जंग माँगता है? एक पॉइंट मैं असल ऐड कर लूँ, मैं क्योंकि ये जब बात कर रहा था तो मैं ये बोलने लगा था कि देखें हमारे जो कर्ता-धर्ता बैठे हुए हैं ना, इनको लगता है कि ये बहुत तेज़ हैं, बहुत चालाक हैं, ये ट्रम्प को भी बेवकूफ़ बना लेंगे, ये अरब हुक्मरानों को भी बना लेंगे और बनाते भी आए हैं बाय द वे। ये हुँ, हर किसी को आगे लगा के रखा है इन्होंने। ऐसे ही। लेकिन एक बात ये समझने से कासिर हैं कि जो आलमी ताकतें हैं ना, उनकी भी बड़ी गेम होती है। ये हुँ, जंग खला में शुरू नहीं हुई। ये जो आपके मुआहदे हुए हैं कि आप पे हमला, हम पे हमला, ये खला में नहीं हुआ। इसके पीछे बड़ी गहरी प्लानिंग है। आप हुँ, तो ऑफर कब से कर रहे हैं कि हम दोनों अरमान का दिफा करेंगे, लेकिन ये मुआहदा पहले क्यों नहीं हुआ इस तरह से जैसे अब हुआ है? हुँ, बिल्कुल। आलमी ताकतें हमेशा पूरी प्लानिंग के साथ चलती हैं कि हमने पहले इनको ऐसे बीच में लोअर इन करना है, फिर एक हल्का-सा मार का होगा तो कहेंगे यार थोड़ा-सा इधर आ जाओ ना, ज़रा थोड़ी-सी हेल्प कर दो। जब हुँ, थोड़ा-सा हेल्प एक टाँग आएगी तो दूसरी हम खुद ही खींच के उन्हें डाल के और इस पूरी जंग में घुसा लेंगे उनको। मकसद पाकिस्तान को इस जंग में घसीटना भी है और अगर पाकिस्तान यमन के मामले में घुस जाता है, तो ऑटोमैटिकली वो ईरान के मामले में भी घुस जाएगा और एक तरफ आप ज़रा ये देख लें कि बने हुँ, हुए सालिस हैं और पैसे माँग रहे हैं एक फ्रीक से। आप कैसे हुँ, सालिस हो सकते हैं जब एक फ्रीक से आप पैसा माँग रहे हैं? हुँ। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जब आप सालों से तब एक फिर से कैसे माँग सकते हैं। अच्छा ज़रा कश्मीर की तरफ आएँ। कश्मीर में एक तरफ ये है कि खून की होली खेली जा रही है, बंदे मर रहे हैं, एहतजाज चल रहा है। फिर ये दरमियान में मुस्लिम लीग नून का ये जलसा, ये नवाज़ शरीफ का पहुँचना, फिर उनसे वज़ारत उज़्मा माँग लेना, इसको कैसा देख रहे हैं कश्मीर वाले इश्यू को? देखिए, अब तो मैं देख रहा हूँ कि प्रो नून लीग जो साफ़ी हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये आपकी तो कोई गवर्नेंस नहीं है। आप तो ये आज़ाद कश्मीर में जो इश्यू चल रहा है, आप तो इसको टैकल करने में नाकाम हो गए हैं बिल्कुल। हुँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो भी अगला सेटअप आना है, उसके लिए एक ट्रायल रन किया गया है गिलगित-बल्तिस्तान में। जैसे हुँ, इस्तेहकाम को 4-5 सीटें जो है वो उठा के ऐसे ही दे दी हैं। आज़ाद कश्मीर में भी हो सकता है कि कुछ ऐसा इस्तेहकाम लाने के लिए कुछ थोड़ा-सा और उनकी सीटों में इज़ाफ़ा किया जाए। और उसके बाद फिर फाइनली जो है ना वो सेंटर में एक बड़ा शब-खून मारने की तैयारी होगी। तो ये जो शरीफ खानदान है, ये अपनी बेबसी दिखा रहा है कि जी मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि उनसे बात करें। हुँ, मतलब ये तो ऐसे ही है कि जैसे इमरान खान जेल से कहें कि मैं बैरिस्टर गौर से कहूँगा कि अगला वज़ीर-ए-आज़म मुझे लगा दें। मतलब शहबाज शरीफ फैसला करेगा कि नवाज़ शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। हुँ, अगर नून लीग के पास इख्तियार हो भी तो इख्तियार तो नवाज़ शरीफ के पास होगा ना। नवाज़ शरीफ को शहबाज से पूछने की तो ज़रूरत नहीं है। नहीं। वो सिर्फ़ अपनी बेबसी वहाँ खड़े होके दिखा रहा था नवाज़ शरीफ कि देखो मैं इतना बेबस हूँ कि मेरे इख्तियार में ये भी नहीं है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है, वो भी मैं शहबाज से बात करूँगा कि किसने बनना है। तो ये बेबसी है नवाज़ शरीफ अपनी बेबसी का रोना जो है वहाँ खड़े होके रोता रहा है और ये आपस में फिर से नूरा कुश्ती शुरू हो गई है क्योंकि पीटीआई ने बायकॉट कर दिया है, तो नून लीग ताबड़तोड़ हमले कर रही है पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी कर रही है ताबड़तोड़ हमले नून लीग पे और सेंटर में सारे इकट्ठे बैठ के मलाई खा रहे हैं। यानी पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अच्छा ये अगर ये जो द जो जो कश्मीरी एहतजाज का जो कमेटी है, अगर ये बायकॉट करती है इलेक्शन का या वोट डालने नहीं जाते, तो ये कश्मीर के इलेक्शन कहाँ पे खड़े होंगे? अब होते नज़र आ मुझे रहे तो हैं आपको? लगता है कि ये बायकॉट ही करेंगे क्योंकि वैसे तो इन्होंने कहा है कि हम किस्तों में इलेक्शन करेंगे। एक कुछ इलाके में पहले होगा, फिर बाद में होगा, फिर बाद में गैप के साथ। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अगर इनके साथ मामलात तय नहीं होते, मुआहदा नहीं होता, इनको जो कलअदम करार दिया वो नोटिफ़िकेशन वापस नहीं होता, हुँ, ये जो सीटें हैं 12 मुहाजिरों की, ये जी, खत्म नहीं भी की जाती तो शायद 6 या 4 रहने दी जाएँ। यानी कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो इनके ऊपर, सारे केसेस खत्म नहीं होते। मेरे ख्याल में ये तो बायकॉट ही करेंगे। ये तो इलेक्शन में बिल्कुल अपनी आवाम को कहेंगे कि आपने हिस्सा नहीं लेना। तो ये ऐसा इलेक्शन होगा कि जिसमें हू का आलम होगा। कोई भी अंदर आ गया गलती से तो उसे कहा जाएगा यार तू ही बस 15-20 ठप्पे तू मार जा और ऐसी किस्म का इलेक्शन होगा। वो बिलावल ने तो बोल भी दिया मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कि हुँ, जैसे होते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन वैसे ही इलेक्शन होगा आज़ाद कश्मीर का भी। तो ये तो सरेआम बोल रहे हैं कि कैसा इलेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं है। इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी असेंबली आएगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में। क्योंकि एक तरफ अवाम खड़ी है सड़कों पे, एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो बायकॉट कर बैठी है। इसके दरमियान अगर कुछ चंद वोट किसी को पड़ भी जाते हैं जो बायकॉट के बावजूद है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब हुँ, अपोजिशन नहीं होगी, हर तरफ इत्तेहादी हैं तो फिर वो किस किस्म के इलेक्शन होंगे? ये मेरे ख्याल में सब बेकार की बात है। ठीक हो गया। अच्छा बलूचिस्तान में अभी ये तो हम कश्मीर है, बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में दिन दहाड़े ट्रेन की ट्रेन अगवा हो जाती है, घरों के घर जो हैं वो जला और इन्होंने रिएक्शन में वहाँ पे झुग्गियाँ उनकी जला दी हैं। और कश्मीर के भी हालात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। कश्मीर को ऐसे कश्मीर के बाद बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं।
अब तो लगता है किसी वक्त वहां से आजादी का एक नारा लगेगा और आधा बलूचिस्तान वो। अब जब इतने बड़े बलूचिस्तान के एरिया में ये जा भी नहीं सकते हैं, वहां पे यहाँ तक नहीं जा सकते कि लाशें पड़ी हुई थी उठाने के लिए नहीं जा सके, लोगों को जाना पड़ा। तो ये बलूचिस्तान सिचुएशन और ये कश्मीर सिचुएशन, ये कब तक ये कोर कमांडर लेके चल सकते हैं? देखें, मैशत ये खराब कर बैठे, इस्तेकाम पूरे मुल्क में नहीं है। तो जब ये दो चीजें हो ना जुड़ी हुई और फिर आप अदलिया भी खत्म कर दें, तो फिर जहां जहां आग पहले से लगी होती है ना, वो आग बढ़ जाती है। मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूँ इस मुल्क के करता धरता जो है उनसे, कि लेट्स सपोज आप एक बहुत बड़ी ऑफर करते हैं कि बलोच जितने भी ये इंसर्जेंट्स हैं, इनको आम माफी दे दी जाएगी अगर ये पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, और इनको इनके हकूक दिए जाएंगे, इनको हक दिया जाएगा, मादनियात पे हक दिया जाएगा, मतलब गवादर इनके हवाले कर दी जाएगी, पोर्ट सब सब दे देते हैं आप इन्हें, ठीक है। मेरा ये सवाल है इस मुल्क के करता धरता जो है उनसे, कि वो आपके वादे पे कैसे एतबार करेंगे जब अदलिया आप खत्म कर चुके इस मुल्क की, इलेक्शन आप पूरे का पूरा चोरी कर देते हैं, बल्कि बेच देते हैं आप पैसे लेकर। खुद लोग गवाही दे रहे हैं कि इतने करोड़ में, कोई 70 करोड़ में सीट बिकी है, कोई 50 करोड़ में सीट बिकी है। इस मुल्क के निजाम पे किसी का जो पहाड़ों पे चढ़ गया है, वो आदि मुजरिम नहीं है, जो दहशतगर्द नहीं है, लेकिन वो पहाड़ों पे चढ़ गया है, अब वो नीचे आना चाहता है। आपकी तारीख ये बताती है कि लोगों को आपने कुरान पे हाथ रख के कहा कि हम आपको माफ कर देंगे, जब वो नीचे आए तो आपने सबको लटकाया। तारीख भी ये है, और आज आपने इस मुल्क की तमाम अदालतें खत्म कर दी, फतह कर ली। हाई कोर्ट में आप अभी जो ये भर्तियां हुई हैं बलूचिस्तान में, लाहौर हाई कोर्ट में, केपी में, आप देख लें किस किस्म के जज, यानी नवाज शरीफ के केसेस में जो वकला थे, जो इमरान खान को सजा देने वाले जज थे लोअर जुडिशरी के, वो सारे हाई कोर्ट में पहुंचा दिए गए हैं। जब आपने अदलिया से लोगों का यकीन खत्म कर दिया, तो दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी? एक तो ये सवाल मैं करता हूं। दूसरा, मैं बलूचिस्तान की हालत पे कहता हूं कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला चला गया है। उसकी एक वजह है कि जब बीएलए वाले लोग आते हैं ना, तो बलूचिस्तान के जो लोकल्स हैं ना, वो रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन अगर फौजी गाड़ियां देखते हैं ना, तो उनकी आंखों में नफरत होती है। उनको मौका मिलता है तो उनको वो नारे भी लगाते हैं उनके खिलाफ। जिस जगह पे ये सूरत हाल हो जाए ना, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला चला जाता है। दुनिया की हर इंसर्जेंसी सिर्फ तब कामयाब होती है। आप वियतनाम का देख लें कि वो अपने मुल्क का जब दिफा कर रहे थे, तो पूरी अवाम क्योंकि इकट्ठी थी, उनके साथ थी, इसलिए अमेरिका को उन्होंने चित्तर मार के निकाला था वहां से। यही हुआ अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, कि लोकल आबादी उनके साथ थी। वो जहां छुपना चाहते थे, जहां पनाह लेना चाहते थे, जो करना चाहते थे, उन्हें मिल जाता था। तो अमेरिका की और बाकी नेटो ममालिक की फौज मार खा के निकल गई ना वहां से। इनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि वो जो सारे अनासिर हैं वहां पे, बीएलए, बीएलएफ एंड व्हाटएवर, अगर अवाम भी उनके साथ खड़ी हो गई है, उनको सपोर्ट कर रही है और आपके खिलाफ है, तो इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? जो काम अमेरिका नहीं कर सका अपनी ताकत के साथ, नेटो के साथ मिलकर नहीं कर सका, वो ये कैसे कर लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बलूचिस्तान चला गया है। अभी भी अक्ल का तकाजा ये कहता है कि ये सरेंडर कर दें और ये कहें जी कि हम यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, अवामी नुमाइंदे हुकूमत बनाएंगे, अदलिया बहाल होगी, जो 26वीं 87वीं तरमीम है वो हम वापस लेंगे, और उसके बाद जो भी सिविलियन हुकूमत फैसला करेगी इंसर्जेंट्स के हवाले से, हम उसके पीछे खड़े होंगे। तब सिर्फ आगाज होगा इस मसले के हल का। मसला फिर भी हल नहीं होगा फौरी तौर से। वही बात वहीं पे चलेगी कि ये निज़ाम अब इस तरह नहीं चलेगा। जो कहते थे कि ये ऐसे चलता रहेगा, वो इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा, अदालतों की जरा बात करें। पाकिस्तान की अदालतें बिल्कुल कोलैप्स कर गई हैं। पाकिस्तान की 2 जुडिशरी, उन्होंने अदालतों के 2 उनको हिस्से कर दिए हुए हैं। एक उन्होंने कह दिया कि जी ये आईनी अदालत है और दूसरी गैर आईनी अदालत है ग़ालिबन। तो इस निज़ाम में होते हुए इमरान खान के केसेस भी नहीं लग रहे। इमरान खान की रिहाई को कैसे देखते हैं अदालतों के थ्रू? देखिए, रिहाई अदालतों के थ्रू एज सच तो नहीं होगी कि अदालत फ्री एंड फेयर ट्रायल से रिहाई कर देगी। रिहाई अदालतों के थ्रू ही होगी जब भी होगी, लेकिन वो होगी एक सेटलमेंट के बाद। अब वो सेटलमेंट क्या है? क्या जर्नैलों की मर्जी की बात मान के इमरान खान बाहर आएंगे? अब तक हमें ये नजर आता है कि ऐसा नहीं होगा। इमरान खान हर बार इनकार कर देते हैं। तो फिर दूसरा क्या है? और मैं बार बार ये बात भी दोहराता रहता हूं कि दूसरी चीज है अदम इस्तेकाम, मेशत की नाकामी, और ये जो अब सूरत हाल है कि इन्होंने पैसा उधर भी मांग लिया, उधर भी। अगर ये इन्हें नहीं मिलता, अगर ये वेंटिलेटर फौरी तौर पे नहीं लगता, तो इनके पास हल ही कोई नहीं है इमरान खान को रिहा करने के अलावा। क्योंकि मैं बार बार इनको याद दिलाने की कोशिश करता हूं, कई बार मैं कहता हूं कि मैं आपको मुखातिब करके कह रहा हूं, जरा गौर से सुने कि चलें जी, ये सारे रकबे आपके हैं, लेकिन अगर मुल्क में गुर्बत जो अभी 50% है, ये 70-80% होगी, तो आपके डीएचए के प्लॉटों की कीमत क्या रह जाएगी? खरीदार ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल।
आपकी अस्करी सीमेंट ने कहां बिकना है जब मुल्क में घर बनना बंद हो जाएंगे? आपके सीएसडी शॉप्स में कौन जाएगा जब लोगों की फसली खत्म हो जाएगी चीजें खरीदने की? तो चले पाकिस्तान के लिए ना सही, अपने कारोबार बचाने के लिए मुल्क ठीक कर लो। तो ये बताने की कोशिश ही हम जैसे लोग कर सकते हैं जो मुल्क का दर्द रखते हैं, लेकिन हालात इनके कंट्रोल से निकल चुके हैं। पाकिस्तान की बरामदात 6 साल की कम तरीन सतह पे चली गई हैं, पीछे चली गई हैं 6 साल पहले, विच मीन्स कि पाकिस्तान अगर पैसा कमा ही नहीं रहा तो चलाएगा कैसे? कोई भी बंदा अपने घर में कमाई ना कर रहा हो लेकिन उसके घर में खाने वाले सारे हों तो कैसे वो घर चलाएगा? ये घर नहीं चल सकता इमरान खान के बगैर। तो बिल आखिर जब ये सरेंडर कर देंगे मईशत के हाथों, सरेंडर मईशत के हाथों होगा, क्योंकि मुझे कोई मूवमेंट चलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई सारी कंप्रोमाइज है और अवाम को पाकिस्तान में डायरेक्शन ना मिले। अगली बात ये करना चाह रहा था जी, करें आप बात। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीटीआई फिर इस सारे सूरत हाल में पीटीआई जो है, पीटीआई अब देखे ना, उस पे मुराद सईद पे भी बातें शुरू हो गई हैं। अलीमा बीबी को मजबूरन वहां पे निकलना आ गया, सवाल केपीके में जाना पड़ गया है, उनकी अपनी मुहिम चल रही है। और आज कल का दिन जो गुजरा है उसमें भी आपने देखा कि अडयाला के बाहर क्या सिचुएशन थी, बहनें खड़ी हैं। ये पीटीआई क्या चीज है, क्यों इतनी, कौन सी चीजें इनको हिलने नहीं दे रही है? देखिए 9 मई के बाद पीटीआई तो खत्म कर दी गई थी ना, जो पीटीआई के लोग थे पुराने, बहुत सारे इश्यूज आपके सामने ना इश्यूज आए। आप देख लें पिछले एक साल में कितने इश्यूज इनके सामने हैं जिनको वो जंप अप कर सकते हैं। ये मोस्ट रिसेंटली मौलाना फजल रहमान वाली बात आ चुकी है। फिर आपकी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स निकलती हैं उनको आप वो कर नहीं पाते, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाते। कौन सी कमजोरी है? मुझे लगता है कि सिस्टम इशारे दे रहा है, ये उठा नहीं रही, इनको समझ नहीं आ रही। ये तो बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा लेड पीटीआई है ना। मैं ये कहूंगा कि 2008 से 2013 के दरमियान जो मुका था ना नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये उससे बड़ा मुका किए बैठे हैं यहाँ पे ये दोनों साहब जो नजर आ रहा है। इनको महंगाई का इतना बड़ा इशू मिला हुआ है, गुर्बत का इशू मिला हुआ है, बिल्स का इशू है, पेट्रोल की कीमत हर रोज बढ़ रही है। इमरान खान के दौर में नून लीग 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी 1 रुपया कीमत बढ़ने पे, नाक में दम किया हुआ था उन्होंने इमरान खान की। सो मच सो कि इमरान खान की सबसे ज्यादा मीटिंग्स महंगाई पे होती थी। हालांकि महंगाई का इशू वज़ीर आज़म के देखने वाला है ही नहीं। महंगाई आलमी सतह पे, चीज बढ़ गई तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी, नीचे आएगी तो नीचे। आपने ये देखना है कि टैक्स कितना लगाया गया, लेकिन इमरान खान को इन्होंने सांस नहीं लेने दिया। वहां आप सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर लेड पीटीआई देखें, सारे इशू आते हैं बिल्कुल ठंडे ये बैठे होते हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं, और हर इशू जो है गुजर जाता है। इस हुकूमत को जितनी फ्रेंडली ओपोजिशन बन के इन्होंने सपोर्ट किया है ना, यकीन माने कि फौजी खुद भी इक्तदार में आ जाते, इतनी फ्रेंडली ओपोजिशन नहीं कर सकते थे जो इन्होंने कर दिया है। इतने बड़े बड़े इशू बने इस दौरान, यानी कई दफा ऐसे हुआ कि किसी की गफलत से किसी की जान चली गई, ये नहीं बोलते थे। इमरान खान के दौर में एक मोटरवे रेप हुआ था, आपको याद होगा कि हालांकि उन्होंने मुजरिम पकड़े, उस टाइम जो सीसीपीओ लाहौर था उसने पकड़े मुजरिम, 2-4 दिनों में उसने पकड़ के अवाम के सामने रख दिए कि ये है मुजरिम, हालांकि वो अंदर कत्ल और रेप था। अभी इसहाक डार का नवासा एक चीज में इन्वॉल्व होता है, खबर आती है, पीटीआई उसको भी नहीं यूज कर सकी। यानी इससे ज्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन कभी कोई हो सकती है तो मुझे आप बता दें, इतना मुका तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी नहीं था जितना इन्होंने कर दिया है। तो अगर तो ये माइनस इमरान पीटीआई बन गए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो दूसरी पार्टी है, जो ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जर्नैल जो सारे हैं, उनको माइनस इमरान पीटीआई से कोई मसला नहीं है। बैरिस्टर गौर लीड करे, शाह महमूद कुरैशी लीड करे, कोई भी और लीड कर ले, इमरान खान नहीं हो तो जर्नैल तो खुश हैं भाई कि ठीक है अवाम की सपोर्ट अगर इनके साथ है तो हमें भी मिल जाएगी अवाम की सपोर्ट, लगे रहेंगे। तो बैरिस्टर गौर ने इतने अच्छे बच्चे बनने का सबूत दिया है कि वो बैठा हुआ मुनीफ फारूक कह रहा होता है कि बैरिस्टर गौर की बड़ी इज्जत करते हैं बड़े साहब। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, और ये आप इस पर थोड़ा सी बात करें कि बैरिस्टर गौर की बड़े साहब इज्जत इस सूरत में कर सकते हैं कि वो इमरान खान का वफादार हो? नहीं कर सकते, नहीं। सिंपल बात है ना, 2+2 है, इस बारे में तो कोई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बड़े साहब बैरिस्टर गौर की इज्जत करते हैं, उठ के मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, सामने बिठाते हैं, और उनकी जो है हलकों में जो है वो बात भी सुनी जाती है। तो आप यहीं से खुद समझ जाएंगे जब ऐसा होता है तो फिर पीछे क्या चल रहा होता है। तो पीटीआई तो खत्म हो गई थी 9 मई के बाद, इमरान खान जेल में चले गए और उसके बाद वही सब कुछ हो रहा है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था।
और इमरान खान ने भी इसीलिए जेल में जाने से एक दिन पहले जो बयान दिया था उसमें ये कहा था कि मैं अपनी आवाम को कहता हूं कि आपने बैठना नहीं। उन्होंने नहीं कहा था मैं अपनी पार्टी से कहता हूं तुमने बैठना नहीं है, उन्होंने कहा था मैं आवाम से कहता हूं बैठना नहीं है, बिकॉज ही न्यू कि जो आगे पीछे हैं ये खोटे सिक्के हैं सारे। अच्छा, अवाम ने बात सुनी, अवाम तक देखिए मैसेज दिया। इमरान ने 27 साल पाकिस्तान के लिए लगाए, पीटीआई के लिए तो नहीं लगाए थे, पाकिस्तान को बनाने के लिए लगाए थे, पाकिस्तान की अदालतों के लिए गए थे। अदालतें पीटीआई की तो नहीं है, अदालतें तो पाकिस्तान की हैं। तो पाकिस्तान देखिए के तमाम तबकों को उठना चाहिए। नहीं, मैं इस पॉइंट को समझता हूँ, इस पॉइंट पे मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ। देखिए अवाम, जब मैं 9 अप्रैल को याद करता हूँ ना, 9 अप्रैल की रात को, तो मैं भी F9 पार्क गया, मैंने देखा लोग खुद निकले हुए थे, कोई कॉल नहीं थी, कोई लीडर नहीं था, और पूरे मुल्क में फिर मनाजिर देखे लोगों ने। फिर लोग उसके बाद 25 मई को निकले, पंजाब में क्रैकडाउन हुआ, 4000 छापे लगे घरों में, और ये क्रैकडाउन बढ़ता गया यहाँ तक कि इन्होंने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना शुरू कर दिया। अब किसी पे दहशतगर्दी का केस डालते ना, वो उम्रा करने नहीं जा सकता बाहर। यानी इन्होंने लोगों के मुस्तकबिल बर्बाद करना शुरू कर दिए। लोग जो एजुकेशन के लिए यूके जाना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे, वो जा नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर FIR, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। इन्होंने ऐसा जुल्म किया, गोलियां मारी लोगों को, उसके बावजूद 26 नवंबर 2024 तक लोग बाहर निकलते रहे, गोलियां खाई सरों पे, यहां तक कि वो नौजवान जिसको, मरी का नौजवान था जिसको गोली लगी सर पे, वो ये कह के आया था घर से कि या इमरान खान को लेकर आऊंगा या जिंदा नहीं आऊंगा वापस, और उसने जान दे दी। देखिए पाकिस्तानी अवाम भी निकली है, लेकिन मसला ये कि इमरान खान चले गए जेल, इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए, और बाहर गंडापुर जैसे लोग जो 12 जिले फलांगते रहे, उन्होंने अवाम का मुराल खत्म कर दिया, जज्बा खत्म कर दिया। मैं अक्सर एक मौलवी की मिसाल देता हूँ। हमारी ना सोसाइटी में एक मौलवी साहब थे, वो अब यह काफी पुरानी बात है, कोई 15-20 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने ना एक दिन इतनी जोशीली तकरीर कर दी टीवी के खिलाफ कि जी टीवी जो है ये शैतान है और ये ऐसे है वैसे है, कि हमारे को 3-4 लोग जज्बाती हो गए तकरीर सुन के, अंदर गए, अपना टीवी ला के ना बाहर फेंक दिया, गली में तोड़ दिया। ये लादा बात है कि घर में लड़ाइयां हुई तो दूसरे दिन फिर नया टीवी लाना पड़ा। लेकिन हमारी जो कौम है ना वो ऐसी है कि जब मौलवी को जज्बात आपके गरमाता है ना तो हो जाती है जज्बाती। अब पीटीआई में वो मौलवी नहीं रहा, इमरान खान वो मौलवी था जो अवाम के जज्बात गरमाता रहता था, अवाम निकल आती थी, फिर गरमाता था, निकल आती थी। वो मौलवी खत्म हो गया। अब सलमान अकबर राजा से आप पूछे ना, वो आगे से कहते हैं भाई मैंने कह दिया, कॉल दे दी, आना है जिसने आ जाए, जिसने नहीं आना ना आ जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। वो इस तरह वो लोगों के जज्बात गरमाने का सोचते भी नहीं है। देखें, या तो लोग आपकी मजलूमियत की वजह से निकलते हैं कि यार इस पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ठीक है, या लोग निकलते हैं कि यार मेरे मुस्तकबिल के लिए क्या होने वाला है, कोई नया निजाम आने वाला है, ये निजाम गिरने वाला है, ये हुकूमत जाने वाली है। ये कोई मोमेंटम बना ही नहीं सके तो लोग क्या निकलेंगे। पाकिस्तानी अवाम तमाशबीन अवाम है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को साथ वो मौलवी चाहिए होता है जो आपके जज्बात गरमाए। अब वो मौलवी कौन बनेगा? मुराद सईद ये काम कर सकता था, मुराद सईद जो है वो बाहर नहीं आ रहा, मतलब आ नहीं सकता, इमरान खान ने मना किया हुआ है, या जो भी पीछे कहानी है वो मुराद सईद को बेहतर पता है। तो ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो जज्बाती तकरीर कर सके पाकिस्तानियों को, मोटिवेशनल। बिल्कुल मोटिवेशन के बगैर पाकिस्तानी कौम नहीं हिलने वाली, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, इट्स नाइस टॉकिंग। हमारा टाइम जो है ना वकार, ज़रा टाइम की इतनी सी हमारी कमी, आपको पता, आप तो खुद ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं, बहुत लंबा हो जाए तो, लेकिन तशनी की रहेगी। इट्स लवली एंड नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। इंशाल्लाह नाज़रीन प्लीज कमेंट में दीजिएगा कि वकार से कितनी दफ़ा आप दोबारा मिलना चाहते हैं, दोबारा बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक और बंदे की बड़ी फरमाइश हुई है। मैं खास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे वकार से। अब तक के लिए इजाजत लेते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।